हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सी सत्यरंजन स्वाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज एक एनर्जेटिक एंड अच्छा सा लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले हम जो भी कल पढ़े थे उसको मिनिमम 3 बार रिवाइज करेंगे। जो भी पढ़े थे उसको मिनिमम 3 बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिविजन इज द पिलर ऑफ द पास। और आपको तो 80+ एंड रैंक लाना है, उसके लिए जितना हो सके उतना रिवीजन करना चाहिए आप लोगों को। तो चलो बिना कोई देरी से हम रिवीजन करते हैं। 3 बार रिवीजन करेंगे। आ जाओ 3 बार रिवीजन करेंगे। तो कल अमेंडमेंट से शुरू किए थे और कुछ क्वेश्चन किए थे। तो अमेंडमेंट क्या था? अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड उसका टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख एक्सक्लूडिंग दी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, एंड वो एंगेज होता है आउटसाइड इंडिया एंड इंडिया आता है विजिट करने के लिए। तो वहां पे अगर स्टे पीरियड, ठीक है, अगर वो इंडिया में पीरियड ऑफ स्टे 120 डेज से ज्यादा रहता है एंड 182 डेज से कम रहता है इन द प्रीवियस ईयर, एंड फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर रहता है, तो उसको हम मानेंगे कि वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। उसके केस में हम जो एडिशनल कंडीशन दो है उसको नहीं चेक करेंगे, ओनली उसको मानेंगे कि वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। क्या बोले मैं? इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो एंगेज है आउटसाइड इंडिया एंड विजिट करने के लिए इंडिया आता है, एंड उसका जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम 15 लाख से ज्यादा होता है। तो वहां पे एंड जो पीरियड ऑफ स्टे 120 डेज से ज्यादा बट 182 डेज से कम है इन द प्रीवियस ईयर, एंड फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर। तो वहां पे हम आज्यूम करेंगे कि वो है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं चेक करेंगे। उसके बाद फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम किसको बोलते हैं? जो भी इनकम बाहर आउटसाइड इंडिया अक्रू हुआ है, एराइज हुआ है, उसको ही बोलेंगे फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। एंड उसमें दो चीज नहीं जाएगा। पहला तो जो भी इनकम ऑफ बिजनेस विच इज कंट्रोल एंड सेटअप फ्रॉम इंडिया, वो नहीं जाएगा। दूसरा है जो भी इनकम ऑलरेडी इंडिया में हम अज्यूम कर चुके हैं डीम टू बी अक्रू और एराइज इन इंडिया, वो नहीं जाएगा फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में। उसके बाद और एक अमेंडमेंट था जो कि था डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। अगर कोई भी इंडियन रेसिडेंट, इंडिया का सिटीजन है एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर वो कोई भी अदर कंट्री या टेरिटोरी में कोई भी टैक्स नहीं देता है ड्यू टू इज रेसिडेंस या डोमिसाइल के वजह से, उसको हम इंडिया का ही रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। बट उसका इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो वहां पे हम उसको मानेंगे कि इंडिया का रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद था कि प्रोविजन, ये जो प्रोविजन नहीं लगेगा अगर कोई भी पर्सन को ऑलरेडी हम रेसिडेंट मान चुके हैं, तो उसके केस में ये प्रोविजन नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रोविजन ही हम लगा रहे हैं रेसिडेंट के लिए। तो ऑलरेडी जो रेसिडेंट हो गया है उसके ऊपर क्या रेसिडेंट का प्रोविजन लगाएंगे, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन लग के कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके लिए हम जो भी ऑलरेडी रेसिडेंट हो चुका है उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता है। तो चलो उसके बाद है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। तो सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 था इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2 था HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस। तो चलो देख लेते हैं। HUF केस में अगर पूरा उसका फुल्ली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स सिचुएटेड फुल्ली एंड पार्टली इंडिया में, तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। अगर फुल्ली आउटसाइड इंडिया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है तो उसको हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट। उसके बाद उसका जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हम देखेंगे उसका जो कर्ता क्या करता है। कर्ता अगर दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम मानेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर कर्ता दो एडिशनल या एक एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो दो एडिशनल कंडीशन क्या है? आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर में वो इंडिया का रेसिडेंट बनना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट जो 7 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 730 डेज और मोर इंडिया में स्टे करना चाहिए। अगर दोनों को सेटिस्फाई कर देगा कर्ता तो उसको हम HUF को बोलेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट अगर वो एक या दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है कर्ता तो HUF को हम बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। HUF को हम देखेंगे रेसिडेंशियल जो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए, एक बार वो रेसिडेंट बन गया उसके बाद उसका कर्ता को देखेंगे एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी केस में वो डील कर रहा है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 3 में।
तो अगर इंडियन कंपनी है उसको रेसिडेंट मानेंगे। अगर वो कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी तो देखेंगे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है, मीन्स पोएम कहाँ पे है। अगर पोएम इंडिया में है तो उसको हम मानेंगे रेसिडेंट, एंड पोएम अगर बाहर है तो उसको हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट। तो पोएम किसको बोलते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज ए प्लेस वेयर द की डिसीजन एंड कमर्शियल डिसीजन फॉर द कंपनी एंड इट्स अफेयर इज टेकन। जहां से की एंड कमर्शियल डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोएम बोलते हैं। उसके बाद अदर जो पर्सन है उनके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, जो कि सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 4 डील कर रहा है। अदर रेसिडेंशियल पर्सन क्या कौन कौन है, आशीष जी, फार्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी। तो उनके लिए सिंपल है रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड इन इंडिया होली या पार्टली तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया अफेयर्स सिचुएटेड है तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो इतना तक पढ़े थे हम। तो चलो अभी दूसरा रिवीजन शुरू करते हैं। तो आ जाइए दूसरा रिवीजन शुरू करेंगे एंड इसको जल्दी खत्म करेंगे। तो हम कल जो अमेंडमेंट देखे थे, अमेंडमेंट में क्या था, अमेंडमेंट था एक इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि एंगेज है आउटसाइड इंडिया एंड इंडिया घूमने के लिए, विजिट के लिए आता है, एंड उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इंक्रीजिंग 15 लाख से ज्यादा होता है। तो वहां पे अगर उसका स्टे पीरियड मीन्स वो इंडिया में कितना दिन रहता है, अगर 120 डेज से ज्यादा रहता है बट 182 डेज से कम रहता है इन द प्रीवियस ईयर एंड 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर रहता है तो उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो वहां पे कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं चेक करेंगे। उसके बाद ये जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम किसको बोलते हैं, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं जो भी इनकम अक्रू या एराइज हुआ है आउटसाइड इंडिया उसको फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम बोलेंगे। उसमें जो भी इनकम इंडिया में डीम्ड टू बी अक्रू एराइज है उसको नहीं लेंगे, और जो भी इनकम ऑफ द बिजनेस व्हिच इज कंट्रोल एंड मैनेज सेटअप फ्रॉम इंडिया तो उसको भी नहीं लेंगे फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद और एक अमेंडमेंट देखे थे जो कि था अगर कोई भी पर्सन सिटीजन है इंडिया का एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो अगर उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम 15 लाख से ज्यादा होता है एंड वो अदर कोई भी टेरिटोरी या कंट्री में टैक्स नहीं देता है ड्यू टू हिज रेसिडेंस या डोमिसाइल और एनी अदर सिमिलर नेचर, तो वहां पे हम इसको इंडिया को रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसको मानेंगे, कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं एज्यूम करेंगे। उसके बाद ये जो सेक्शन नहीं लगेगा कब, अगर उसको ऑलरेडी हम रेसिडेंट मान चुके हैं तो उसके ऊपर ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर उसका होल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड इन इंडिया तो उसको रेसिडेंट मानेंगे। अगर उसका फुल्ली एंड पार्टली इंडिया में होना चाहिए तो उसको रेसिडेंट मानेंगे। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर फुल्ली एंड होली आउटसाइड इंडिया है तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद अगर वो रेसिडेंट एक बार बन जाता है उसके बाद हम उसका कर्ता को देखेंगे, वो अगर दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दो या एक नहीं मानता है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर वो इंडियन कंपनी है तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। अगर वो बाहर का कंपनी या अदर देन इंडियन कंपनी तो वो देखेंगे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम कहाँ पे है, अगर इंडिया में है रेसिडेंट, अगर बाहर है तो उसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे। पोएम किसको बोलते हैं, पोएम इज ए प्लेस जहाँ पे मेजर की एंड कमर्शियल डिसीजन टेकन होता है तो उसको हम बोलते हैं पोएम। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन कौन कौन है, एओपी, बीओआई, फार्म, एलएलपी और आपका लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उस केस में अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर फुल्ली या पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो वहां पे उसको बोलेंगे रेसिडेंट। अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। तो ये था आपका दूसरा बार रिवीजन। तो चलो अभी लास्ट रिवीजन शुरू करते हैं। तो पहले हम अमेंडमेंट देखे थे, अमेंडमेंट में क्या था, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड वो एंगेज है आउटसाइड इंडिया एंड विजिट टू इंडिया फॉर एनी पर्पज, विजिट के लिए आता है इंडिया में एंड यहाँ पे वो इनकम अर्न करता है 15 लाख से ज्यादा अदर देन आपका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एंड वो स्टे पीरियड इन इंडिया है 120 डेज से ज्यादा बट 182 डेज से कम इन द प्रीवियस ईयर एंड 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज से मोर रहता है तो वहां पे उसको हम इंडिया का रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, कोई भी एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम किसको बोलते हैं, जो भी इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू या एराइज हुआ है उसको ही फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं एंड उसमें जो भी इनकम इंडिया में अक्रू हुआ है डीम्ड टू बी अक्रू उसमें नहीं लेंगे।
और जो भी इनकम ऑफ द बिजनेस विच इज कंट्रोल एंड सेटअप फ्रॉम इंडिया उसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद है सेकंड जो अमेंडमेंट देखे थे, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड उसका जो टोटल इनकम एक्सीडिंग 15 लाख एक्सक्लूडिंग जो आपका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एंड वो कोई भी अदर टेरिटरी या कंट्री में टैक्स नहीं देता है ड्यू टू हिज रेसिडेंस या डोमिसाइल और एनी अदर सिमिलर नेचर के लिए, तो उसको हम इंडिया का रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। एंड अगर ये जो प्रोविजन नहीं लगेगा, अगर उसको हम रेसिडेंट ऑलरेडी मान चुके हैं तो उसके ऊपर ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स सिचुएटेड होली या पार्टली इंडिया में, तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर फुल्ली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, उसको नॉन रेसिडेंट। उसके बाद एचयूएफ को देखेंगे, एक बार एचयूएफ रेसिडेंट बन गया उसके बाद उसका कर्ता को देखेंगे, एडिशनल कंडीशन अगर दोनों को वो सेटिस्फाई कर देता है तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो एक या दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद अदर जो एसएससी के लिए हम देखेंगे, अदर एसएससी के लिए पहले कंपनी को देख लेते हैं। कंपनी केस में क्या होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर वो इंडियन कंपनी है तो उसको हम बोलेंगे कि रेसिडेंट है ऑलवेज। अगर वो अदर देन इंडियन कंपनी तो उसका पोएम कहाँ पे है, पोएम अगर इंडिया में है तो उसको रेसिडेंट, बाहर है तो उसको नॉन रेसिडेंट। तो पोएम मींस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज द प्लेस वेयर की एंड मेजर कमर्शियल डिसीजन आर टेकन। उसके बाद अदर रेसिडेंशियल स्टेटस अदर एसएससी के लिए, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स फुल्ली या पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया है, उनको बोलेंगे हम रेसिडेंट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स सिचुएटेड फुल्ली आउटसाइड इंडिया, उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। तो आपका ये लगभग 12 मिनट में 13 मिनट में हो गया कंप्लीट। तो चलो हम आज का पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए हम पढ़ाई शुरू कर लेते हैं आज का। आप थोड़ा पानी पी लो, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो आ जाइए, आज इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। तो हम सेक्शन नंबर 4 में पढ़े थे कि जो भी हम इनकम कमाएंगे प्रीवियस ईयर में तो उसके ऊपर हम टैक्स देंगे इन दी असेसमेंट ईयर। ये था सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 5 अभी पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 6 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 6 में क्या पढ़े हैं, सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1। सेक्शन नंबर 6 मेनली रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए। सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2 है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। सबसेक्शन 3 है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 4 था आपका, बोलिए सेक्शन नंबर 6 का सबसेक्शन 4 था अदर जो एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस। 6 था एडिशनल कंडीशन के लिए सबसेक्शन 6। उसका सेक्शन नंबर 5 चलो पढ़ते हैं, जो की है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का स्कोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो कि है सेक्शन नंबर 5, टैक्स इंसिडेंस वर्सेस रेसिडेंशियल स्टेटस में। स्कोप ऑफ टोटल इनकम मींस उसका दायरा क्या है, टोटल इनकम का दायरा क्या है, किसके ऊपर वो लगेगा, किसके ऊपर वो नहीं लगेगा। मींस टैक्स इंसिडेंस वर्सेस रेसिडेंशियल स्टेटस। हम देखते हैं टैक्स इंसिडेंस कब रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ लगता है, तो डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर या नहीं, तो उसको ही देखेंगे किस टोटल इनकम को दायरा क्या है, ठीक है। टोटल इनकम किस किस के ऊपर लगेगा या किस किस के ऊपर नहीं लगेगा जो टैक्स। तो वही है टोटल इन स्कोप ऑफ टोटल इनकम मींस उसका दायरा क्या है। ये जो टोटल इनकम का दायरा क्या है, कितना दूर तक वो लग सकता है या नहीं लग सकता है, एंड उसका टैक्स इंसिडेंस का रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ क्या लिंक है, तो उसको ही देखेंगे। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। आपको भी पता चल जाएगा जब ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा इसके ऊपर क्वेश्चन को देखकर। तो आ जाइए, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 इंपोर्टेंट कंसीडरेशन। तो द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग 3 इंपोर्टेंट कंसीडरेशन। ये जो 3 इंपोर्टेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल इनकम के स्कोप के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो टोटल इनकम का दायरा हम पढ़ेंगे, तो वो दायरा डिपेंड करता है कुछ 3 फैक्टर के ऊपर। तो 3 फैक्टर क्या है, तो 3 फैक्टर पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस। मेन तो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा, उसका रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ।
उसके बाद प्लेस ऑफ एक्रूअल और रिसिप्ट ऑफ इनकम, वेदर एक्चुअल और डिम। तो उसके देखेंगे कि प्लेस ऑफ एक्रूअल और रिसिप्ट, कहाँ पे वो जो इनकम रिसिप्ट हुआ है या एराइज हुआ है, कहाँ पे, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में वो एराइज हुआ है या रिसीव हुआ है तो उसको हम मानेंगे कि इंडिया का है। अगर वो बाहर है, अक्रू या एराइज या रिसीव हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो बाहर का इनकम है, ठीक है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा फॉर एनी नॉन रेसिडेंट। तो पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि प्लेस ऑफ एक्रूअल और एराइज और रिसीव, वेदर एक्चुअल और डीम्ड। अगर उसको हम डीम्ड भी इनकम मानेंगे तो उसको भी इंडिया में वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद द पॉइंट ऑफ टाइम एट व्हिच द इनकम हैड एक्रूड और टू और वाज रिसीव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी। तो उसके बाद देखेंगे द पॉइंट ऑफ टाइम, कहां पे वो एराइज हुआ है, इनकम एक्रू या एराइज हुआ है, ठीक है। तीन फैक्टर को देखेंगे फॉर स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए। पहला फैक्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, दूसरा फैक्टर है वो जो प्लेस ऑफ एक्रूअल और रिसीव, कहां पे वो प्लेस ऑफ एक्रूअल एंड रिसीव हुआ है। तीसरा है एट व्हाट टाइम, ठीक है, द पॉइंट ऑफ टाइम, तो कितना टाइम पर वो एक्रू या एराइज हुआ है। टाइम, प्लेस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ये तीनों को हम देखेंगे। पहला रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है प्लेस ऑफ एक्रूअल और रिसीव, उसके बाद टाइम ऑफ एक्रूअल और रिसीव, प्लेस, टाइम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ये तीनों को हम देखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए। तो चलो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि वो इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से होगा, रेसिडेंट के लिए क्या होगा, नॉन रेसिडेंट के लिए क्या होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या होगा। तो आज ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको भी मजा आ जाएगा। तो आ गया ये टेबुलर प्रेजेंटेशन, हम इसको एक टेबुलर प्रेजेंटेशन में डाल दिए हैं तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम पूरा ही तीनों कैटेगरी में डिवाइड किए थे रेसिडेंशियल स्टेटस को, तीनों कैटेगरी में ब्रॉडली। पहला था रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ROR, दूसरा था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR, तीसरा था नॉन रेसिडेंट। तो तीनों क्राइटेरिया में कैटेगरी में हम डाल दिए थे मेजर तीनों कैटेगरी, जो है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके बाद नॉन रेसिडेंट। क्योंकि वहां पे नॉर्मल रेसिडेंट तो कुछ नहीं रहेगा, तो वहां पे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये इंडिविजुअल एंड HOF के लिए है, ठीक है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, जो कि हम तीनों ग्रुप में डाल दिए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ जो हम ये जो तीनों ग्रुप में डाले थे, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये तीनों मेजर कैटेगरी में हम डाले थे पूरा ही रेसिडेंशियल स्टेटस को। तो चलो उसको ही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ नेचर ऑफ इनकम देखेंगे, जो इनकम का क्या नेचर है, उसके बाद वो किस किस के लिए टैक्सेबल होगा, किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। किसके लिए टैक्सेबल होगा, किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो आ जाइए, पूरा सिंपल है, आपको भी समझ आ जाएगा कि इनकम कैसे टैक्सेबल होगा या किसके हैंड पर वो टैक्सेबल होगा। पहले नेचर ऑफ इनकम देख लेते हैं। इनकम कौन सा नेचर का है। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर अक्रूज इन इंडिया और नॉट, जो कि इंडियन इनकम। तो अगर कोई भी इनकम वो रिसीव हुआ है या डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, वेदर वो अक्रू हुआ है या नॉट, वेदर वो इंडिया का इनकम है या नहीं है, बट इंडिया में अगर उसको रिसीव करते हैं या डीम टू बी रिसीव इंडिया में करते हैं तो वहां पे वो ऑल पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये तीनों पर्सन के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई भी इनकम हम इंडिया में रिसीव करते हैं या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, वेदर एराइजेस या अक्रू इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसको इंडिया में रिसीव करते हैं या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, तो उसको ऑलवेज इंडिया का इनकम ही मानेंगे एंड ऑल पर्सन के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, वेदर वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, तीनों के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि वो इंडिया में रिसीव हुआ है, जो भी इनकम इंडिया में रिसीव होगा तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा जो भी इंडिया में रिसीव होगा, ठीक है। इसको याद रखिए, ये इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट ये चैप्टर का ये, ठीक है। अगर कोई भी इनकम हम इंडिया में रिसीव करते हैं या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, उसके बाद इनकम एक्रूज और एराइजेस और डीम टू बी एक्रू और एराइजेस इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, वेदर रिसीव इन इंडिया और नॉट, जो कि इंडियन इनकम।
अगर कोई भी इनकम हम एक्रू या एराइज इन इंडिया या डीम टू बी एक्रू और एराइज इन इंडिया वेदर रिसीव और नॉट, तो उसको भी हम मानेंगे इंडियन इनकम, तो ये तीनों पर्सन के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पर्सन के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। तो इससे क्या आपको मालूम चला? ठीक है, तो क्या पता चला इससे? इससे पता चला कि कोई भी इनकम अगर हम रिसीव किए हैं या अक्रू किए हैं या एराइज किए हैं इंडिया में, तो उसको हम इंडियन इनकम मानेंगे एंड सब टैक्सेबल पर्सन के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के लिए, तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है या इंडिया में अक्रूव हुआ है या इंडिया में एराइज हुआ है या इंडिया में डीम टू बी रिसीव हुआ है या इंडिया में डीम टू बी अक्रूव या एराइज हुआ है, कोई भी इवेंट अगर इंडिया में होगा तो हम मान लेंगे कि वो इंडिया का इनकम है। समझ आ गया? जो तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। समझ आ गया? कोई भी इनकम रिसीव करते हैं या एराइज या डीम टू बी एराइज या डीम टू बी अक्रूव या डीम टू बी रिसीव, इंडिया में कोई भी इवेंट अगर होगा तो हम मानेंगे कि वो इंडिया का ही इनकम। इसके ऊपर हम क्वेश्चन बहुत है, उसको करेंगे, बट इसको अच्छे से आप समझिए। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। उसके बाद और कुछ इनकम देखते हैं, उसका नेचर क्या है। तो उसके बाद स्टूडेंट ने बोले कि सर अगर इनकम अक्रू और एराइज एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, अगर तीनों ही इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है, अगर तीनों ही इवेंट इंडिया में हुआ है तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर तीनों ही इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है, डेरिवेट फ्रॉम, अगर तीनों ही इवेंट वो आउटसाइड इंडिया हुआ है तो वहां पे क्या होगा? तो वहां पे उसको हम फॉरेन इनकम बोलेंगे। ठीक है, उसको फॉरेन इनकम, जो भी इनकम इंडिया में तीनों ही इवेंट हुआ है, अक्रूवल, एराइज एंड रिसीव एंड डीम टू बी एराइज, अक्रूवल एंड रिसीव, तो वहां पे हम मानेंगे उसको इंडियन इनकम एंड टैक्सेबल ऑल पर्सन के लिए हो जाएगा। बट अगर तीनों ही इवेंट आउटसाइड इंडिया में हुआ है, तो वहां पे उसको फॉरेन इनकम बोलेंगे। एंड फॉरेन इनकम बोलेंगे, उसके लिए भी दो कंडीशन है। ठीक है, अगर फॉरेन इनकम के केस में दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है, तो वहां पे देख लेते हैं। अगर वो एक बिजनेस एंड प्रोफेशन है एंड कंट्रोल सेटअप इन इंडिया, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन है एंड वो कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो वहां पे क्या लेंगे? अगर वो एक तो आउटसाइड इंडिया में एराइज हुआ है, अप्रूव हुआ है एंड रिसीव हुआ है, बट वो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया में, तो इंडिया से अगर कंट्रोल हो रहा है तो ये फर्स्ट दोनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फर्स्ट दोनों पर्सन मींस हमारा 3 कॉलम है। पहला है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरा है नॉन रेसिडेंट। तो फर्स्ट जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, बट ये नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ये चीज को थोड़ा आप, ये जो पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं। ठीक है, अगर कोई भी इनकम हम अप्रूव हुआ है, रिसीव हुआ है एंड एराइज हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो उसको फॉरेन इनकम बोलेंगे। उसके बाद और उसका दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो है कि अगर कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो वहां पे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा एंड आपका जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल एंड सेटअप फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर बाहर ही सब हो गया, कंट्रोल सेटअप आउटसाइड इंडिया एंड वो इनकम डीम्ड एराइज अप्रूव हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो वहां पे इंडिया में तो कोई भी चीज नहीं हुआ है, कोई भी चीज नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या होगा? तो वहां पे ओनली तो फॉरेन इनकम वो बन गया है, पूरा प्योरली फॉरेन इनकम, तो वहां पे ओनली रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, मींस रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। ठीक है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो अदर 2 पर्सन है उनके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, अदर 2 पर्सन है उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मिस्टर एक्स वो इंडिया का जो बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए हैं, उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो जो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, कोई बेसिक कंडीशन, बट वो एडिशनल कंडीशन 1 या 2 सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद अगर वो दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए तो उसको हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकम कहां पे रिसीव हुआ है, या एराइज हुआ है या अप्रूव हुआ है। अगर इंडिया में हुआ है तो काम खत्म, सब टैक्सेबल कर देंगे इंडिया। अगर वो इंडिया के बाहर हुआ है तो वहां पे हम देखेंगे 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है अगर वो बिजनेस को कंट्रोल सेटअप हो रहा है इंडिया से, कोई पार्ट इंडिया का, तो वहां पे उसको हम जो भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल बना देंगे, जो नॉन रेसिडेंट उसके लिए हम एग्जेम्प्ट बना देंगे।
उसके बाद अगर कोई बिजनेस वो आउटसाइड इंडिया सेटअप हो रहा है, मींस पूरा ही बाहर है, सब प्योरली बाहर का काम चल रहा है, बाहर का इनकम है, तो वहां पे हम ओनली तो रेसिडेंट को टैक्सेबल करेंगे, जो कि आपका रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हम टैक्सेबल करेंगे, यहाँ पे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हम टैक्सेबल करेंगे, एंड तो अदर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के लिए हम उसको नॉट टैक्सेबल करेंगे। समझ आ गया? इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट। उसके बाद पास्ट इनकम, जो भी पास्ट इनकम हुआ था, ठीक है, अर्न्ड एंड रिसीव्ड अब्रॉड रेमिटेड टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, तो वो इसके लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा, तीनों के लिए वो एकदम हो जाएगा। तो पास्ट इनकम क्या है बता देता हूँ, इसका एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 2018-19 में एक इनकम हुआ था कहाँ पे, जापान में, ठीक है, जापान में हुआ था मिस्टर एक्स को जापान में एक इनकम हुआ था प्रीवियस ईयर 18-19 में, तो उस साल वो रेसिडेंट नहीं थे इंडिया में, तो वो तो टैक्सेबल नहीं दिए थे उस साल। अगर वो उसको रेमिटेड मींस इंडिया को ले आते हैं, अगर वो इंडिया को रेमिटेड कर देते हैं, ले आते हैं प्रीवियस ईयर जो कि 2021-22 में 21-22 में अगर इंडिया को रेमिटेड कर देते हैं मींस इंडिया को ले आते हैं, तो उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर पूरा ही एग्जेम्पशन मिल जाता है, हर टैक्सेबल पर्सन के लिए एग्जेम्पशन मिल जाता है, जैसे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीनों के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए ये एग्जेम्प हो जाता है, क्योंकि इससे अगर करेंगे ना, जो भी पर्सन वो पहले बाहर रुका होगा अभी आ रहा है, तो उसका जो भी हिस्ट्री में जो भी इनकम किया होगा उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, इससे तो नहीं चलेगा ना, वो पहले रेसिडेंट नहीं था इसलिए वो टैक्स नहीं था इंडिया के आउटसाइड इंडिया में। अगर वो एक तो वो अच्छा बात है, वो इंडिया को ले रहा है, जो भी रेमिटेड कर रहा है, जो भी इनकम है वो तो अच्छा बात है, उसके ऊपर अगर टैक्स हम लगा देंगे, वो रेमिट नहीं करेंगे, इंडिया को नहीं लगेगा, बोलेगा वहीं पे रहने दो। इसलिए हम जो भी पास्ट इनकम, वो प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम किया था एंड वो अपलोड में उसको रिसीव किया था, इसलिए वो टैक्स नहीं दिया था, अभी वो इंडिया को ले रहा है, मींस रेमिटेड कर रहा है, इंडिया को लेके आ रहा है, तो वहां पे हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, पूरा एकदम कर देंगे, पूरा एकदम कर देंगे। ये डायग्राम आपको पूरा ही मन में रखना है। पहले ये दोनों को आप एक ही होगा, ये दोनों सिचुएशन एक ही है, ये दोनों सिचुएशन को एक करके आप याद रखिए। जो भी इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है या अप्रूव हुआ है, एराइज हुआ है एंड डीम्ड टू बी रिसीव अप्रूव या एराइज इन इंडिया, तो वहां पे ऑल तीनों के लिए टैक्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी इनकम वो आउटसाइड इंडिया डीम्ड रिसीव हुआ है, एराइज हुआ है, अप्रूव हुआ है, तो वहां पे दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो अगर वो बिजनेस सेटअप हुआ है इंडिया से, कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो वहां पे ओनली जो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्स हो जाएगा एंड नॉन रेसिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी इनकम वो फॉरेन से कंट्रोल हो रहा है, सेटअप हुआ है आउटसाइड इंडिया में, तो उसके लिए ओनली रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्स करेंगे एंड जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट कर देंगे। उसके बाद जो पास्ट इनकम, ठीक है, अर्न और अप्रूव एराइज इन द आउटसाइड इंडिया बट वो रेमिटेड टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, अगर वो प्रीवियस ईयर में रेमिटेड कर रहा है इंडिया को, मींस लेके आ रहा है इंडिया को, तो वहां पे तीनों के लिए हम नॉट टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग लिख लीजिए इसको, मैं आपके लिए गाना चलाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ये पेज लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट। तो आप लोग लिख लिया, तो आ जाइए हमारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए।
हमारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 को उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर ठीक है, ये करेक्शन हो गया ना कल। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं हम लोग, आप भी मेरे साथ रीड करिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध। आपका जो भी डाउट है, ये जो अभी जो पढ़े हैं उसको सब क्लियर कर देंगे। ये जो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन है, इसके बाद दो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उससे सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध पर्टेनिंग टू द ईयर ऑफ एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ईयर एंड 31 मार्च 2022 के लिए ये सब पर्टिकुलर दिए हैं। मिस्टर अनिरुद्ध यहाँ पे है जो टैक्स पेयर। कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। इफ ही इज, तो उनका टोटल इनकम हमको कैलकुलेट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। उसके बाद इफ ही इज, अगर वो पहला केस में है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मीन्स अगर पहला केस में वो ROR है, दूसरा केस में अगर वो बोल रहा है, आजिम करो कि अगर वो दूसरा केस में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मीन्स R बट NOR, एंड तीसरा केस में अगर वो नॉन रेसिडेंट है, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा आपको बताना है, क्योंकि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो आप लोगों को बताना है, आपके पास वास्ट नॉलेज है इसलिए ये आपको पूछ रहा है। तो चलो पढ़ लेते हैं कि ये तीनों सिचुएशन में क्या होगा। तो प्रोविजन क्या था, जो भी हम इनकम एराइज अक्रू या रिसीव या डीम टू बी एराइज अक्रू इंडिया रिसीव किए हैं इन इंडिया में, तो उसको हम टैक्सेबल ऑल पर्सन के लिए। उसके बाद जो भी इनकम एराइज अक्रू एंड रिसीव हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो वहां पे दो सिनेरियो है। पहला है अगर वो बिजनेस कंट्रोल एंड सेटअप हुआ है इंडिया से, तो उसको हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट ROR एंड NOR के लिए टैक्सेबल करेंगे, बट नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी इनकम वो बाहर आउटसाइड रिसीव हुआ है, एराइज अक्रूज हुआ है, तो वहां पे ओनली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल करेंगे, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो अदर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड जो आपका नॉन रेसिडेंट के लिए एग्जाम करेंगे। उसके बाद जो पास्ट इनकम उसको ऑल के लिए एग्जाम रह जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। आप लोगों को बताना पड़ेगा क्या यहाँ पे होगा, किसके लिए टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट ये एक इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब हम कोई भी शेयर सेल करते हैं, ठीक है, जब कोई भी सेल करते हैं हम शेयर, तो उसको अगर 24 मंथ से कम, मीन्स 12 मंथ या 24 मंथ से कम पीरियड के लिए रखते हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उससे ट्रांसफर होने के बाद जो भी गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। ठीक है, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर कर रहे हैं, एंड वो क्या हुआ है, किसका शेयर है, इंडियन कंपनी का शेयर है। ठीक है, इंडियन कंपनी का शेयर है, बट रिसीव की है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में रिसीव की है, वो बात चीज नहीं है। हम क्या पढ़े थे, अक्रू या एराइज और डीम टू बी अक्रू एराइज हुआ है वेदर रिसीव्ड और नॉट इन इंडिया, वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। अक्रू या एराइज हुआ है तो मान लेंगे इंडिया में, या डीम टू बी अक्रू या एराइज हुआ है इंडिया में। एंड और एक पॉइंट था, अगर वो रिसीव हुआ है इंडिया में और डीम टू बी रिसीव हुआ है, वेदर वो अक्रू या एराइज हुआ है इंडिया में या नहीं है। एक ही इवेंट होगा तो हम मान लेंगे, कोई भी इवेंट इंडिया में होगा तो उसको इंडिया का इनकम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडियन कंपनी का शेयर है। ठीक है, इंडियन कंपनी का शेयर है तो इंडिया में ही होगा वो जो कंपनी, तो वो एराइज ही इंडिया में हुआ है, तो एक इवेंट हो गया है। वेदर वो रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, या अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तीनों इवेंट से कोई भी इवेंट इंडिया में होना चाहिए। तो यहाँ पे एराइज हुआ है इंडिया में क्योंकि इंडियन कंपनी का शेयर है, तो ये इंडियन कंपनी का शेयर है, तो इसीलिए जो 15,000 है ये तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यहीं पे हम ROR NOR NR, ठीक है, ये
NOR लिख सकते हैं या RNR लिख सकते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 15 लाख ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तीनों इवेंट से अगर कोई भी इवेंट इंडिया में होगा तो हम मान लेंगे कि वो इंडिया का है, और जो अदर 2 इवेंट उसको हम फ्रीज कर लेंगे, उसको नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे, एक ही इवेंट इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, ये इंडिया का मान लेंगे। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव इन जापान, तो ये बोलो डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी, एक तो जापानीज कंपनी मींस इंडिया के आउटसाइड वो एराइज हुआ है, अक्रूव हुआ है, एंड ऑल्सो रिसीव इन जापान, तीनों ही इवेंट आउटसाइड इंडिया में हुआ है। तो वहां पे 2 सिनेरियो है, 2 सिनेरियो क्या है, अगर वो बिजनेस कंट्रोल एंड सेटअप हुआ है इंडिया से, तो वो तो कंट्रोल नहीं हुआ है, जापानीज कंपनी जापान में डिविडेंड दे रहा है, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा है इंडिया से, या सेटअप नहीं है इंडिया में, तो इसलिए ये पूरा ही फॉरेन इनकम बोलते हैं इसको, पूरा ही फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, इसके लिए ये ओनली रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केस में टैक्सेबल होगा, और जो अदर सिचुएशन में वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओनली टैक्सेबल हो जाएगा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी के लिए ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा आप घर में देख लेना, ये जो क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, तो रेंट हम रिसीव किए हैं फ्रॉम प्रॉपर्टी जो कि लंदन में है, एंड डिपोजिटेड इन ए बैंक ऑफ लंदन, तो वहां पे हम डिपोजिट किए हैं। लैटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, लैटर ऑन रेमिटेड से कुछ फायदा नहीं होगा, पास्ट इनकम जब इंडिया को लाते हैं तो भी वो एग्जम्प्ट हो जाता है, तो इसलिए वो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, लंदन का प्रॉपर्टी है, तो वहां पे अक्रू एराइज हुआ है लंदन में, एंड उसके बाद डिपोजिटेड इन ए बैंक ऑफ लंदन मींस वहां पे रिसीव हो गया है, तीनों इवेंट वहां से हो गया है, एंड उसके बाद हम उसको रेमिटेड किए हैं इंडिया में, जैसे पास्ट इनकम, ठीक है, पास्ट इनकम जैसे वो रेमिटेड किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो लंदन में ही रिसीव हुआ है, एंड एराइज अक्रू हुआ है लंदन में, एंड डिपोजिट भी वहीं पे हो गया है। उसके बाद लैटर ऑन थ्रू अप्रूव बैंकिंग चैनल, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हम मानेंगे प्योरली फॉरेन इनकम, ठीक है, प्योरली फॉरेन इनकम, क्योंकि वो तो सेटअप इंडिया में कोई नहीं हुआ है, सेटअप या कंट्रोल इंडिया से कुछ नहीं हुआ है, एंड वहां पे वो रिसीव किए हैं एंड अक्रू एराइज किए हैं वहां पे, तो ओनली ये पहले रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, एंड ये दोनों इवेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। आ रहा है ना आप लोगों को, सिंपल सा है, थोड़ा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको डाउट लगेगा, बट उसके बाद 2 क्वेश्चन है बड़ा बड़ा, उससे आपका पूरा ही डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा ही डाउट क्लियर हो जाएगा, एंड इसको एक बार घर में देख लेना तो हो जाएगा। उसके बाद हम डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, हम डिविडेंड रिसीव किए हैं, कहां से, आरपी लिमिटेड जो कि इंडियन कंपनी है, तो डिविडेंड रिसीव किए हैं आरपी लिमिटेड जो कि इंडियन कंपनी है। एक तो हम रिसीव किए हैं डिविडेंड मींस वो इंडिया में रिसीव किए हैं, एंड एराइज अक्रू हुआ है इंडिया में, तो तीनों ही इवेंट इंडिया में हुआ है, तो तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और एक बात, यहाँ पे जो 75,000 है, यहाँ पे जो 75,000 है उसमें से, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता है, तो हम जो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जब करेंगे तो वहां पे हमको डिडक्शन मिल जाता है, ये जो 75,000 से हमको डिडक्शन मिल जाता है, 30% डिडक्शन मिल जाता है, तो 75,000 माइनस 30% अगर हम डिडक्ट करेंगे तो कितना होगा, 75,000 उसका 30%, तो 75,000 माइनस 22,500, तो जाने के बाद कितना हो जाएगा 75,000, तो 52,500 हो जाएगा, तो इतना टैक्सेबल होगा इंडिया में, ठीक है। क्योंकि जब हम रेंट, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से हेड में कोई भी हम रेंट रिसीव करते हैं तो वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 30% मिल जाएगा, अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी होगा, वो पढ़ेंगे हम हाउस प्रॉपर्टी में। अभी के लिए आप ओनली इतना याद रखिए, ये जो 75,000 से 30% डिडक्शन होता है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के बाद, ये आपके लिए नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो इंडियन इनकम है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम, बोलो बोलो, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, तो एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडियन लैंड है, तो इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगा पूरा। हम पढ़े थे इनकम टैक्स ही नहीं लगता है एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर, हम जो पहले
क्लास में पढ़े थे, लेवी ऑफ टैक्स ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, बट वो एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया का होना चाहिए। अगर वो बाहर का एग्रीकल्चरल इनकम तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाहर का एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम तो ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तीनों के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों पर्सन के लिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चलो इसको करते हैं, नोट को आ जाइए। तो आ जाइए, हमारा जो क्वेश्चन नोट को आ जाइए, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, मेरे साथ इसको बनाइए, हम अच्छे से बना लेंगे एंड इजी है। ऑलरेडी हम आंसर कर चुके हैं, ओनली ये जो टेबुलर फॉर्म में इसको शो करेंगे। मेरे साथ लिखते जाइए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, computation of total income of Mr. Anirudh, for the assessment year 2022-23 के लिए हम अनिरुद्ध का टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम पहले पर्टिकुलर करेंगे एंड तीनों कॉलम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पर्टिकुलर एंड 3 कॉलम करेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन में क्या होगा, पहला है नॉन रेसिडेंट, दूसरा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरा है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमारा रहेगा पर्टिकुलर्स रहेगा, यहाँ पे रहेगा ROR एंड ये रहेगा रुपीज में। ठीक है, ये सब रुपीज में हम लिखेंगे एंड यहाँ पे रहेगा R बट NOR जो कि सब रुपीज में रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा NR, ये भी सब रुपीज में रहेगा, यहाँ पे सब रुपीज में हम लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे साथ लिखते जाइए। ठीक है, मेरे साथ लिखते जाइए, पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन on sale of shares of Indian company, इसके बाद रिसीव हुआ है कहां पे, रिसीव इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में वो रिसीव हुआ है, तो उसको हम मानेंगे पूरा ही इंडिया का इनकम है, क्योंकि एक इवेंट इंडिया में हुआ है, तो उसको हम इंडिया का इनकम मानेंगे। एंड अमाउंट कितना है, 15,000, ये तीनों के लिए 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तीनों के लिए 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। मेरे साथ लिखते जाइए, इसको करके मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको करके मजा आ जाएगा। तो चलो इसको लिख लीजिए, आ जाइए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ गया है, डिविडेंड फ्रॉम है जापानीज कंपनी, एंड रिसीव्ड इन जापान, वो रिसीव किए हैं हम जापान में, रिसीव्ड इन जापान। तो वहां पे वो पूरा ही प्योरली फॉरेन इनकम, इसके लिए ओनली वो रेसिडेंट
ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा एंड अदर आरसीसी के लिए, अदर जो पर्सन के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, इसके लिए उसको नील छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 3 में कौन सा पॉइंट है, मेरे साथ लिखते जाइए। 3 में क्या है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी in London, and deposited in a bank in London, एंड उसका जो वैल्यू हम वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे, बट इसको हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो कि है 75,000 वर्किंग नोट में, बट कैलकुलेट करेंगे 30%, तो जाने के बाद वो हो जाएगा कितना, 52,500, वो 52,500 हो जाएगा एंड ये दोनों के लिए वो एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, वो एक इंडियन कंपनी है, तो उसके लिए ये पूरा तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 6,000। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है, तो इसको लिख लेते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, तो उसके लिए भी एक नोट हम नीचे लिखेंगे, नोट नंबर 2, हम नीचे नोट नंबर 2 में लिखेंगे कि ये क्यों एग्जेम्प्ट है। तो उसके लिए हम सेक्शन नंबर 10 आगे जाकर पढ़ेंगे, उसमें वो बताया है कि जो भी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसको हम एग्जेम्प्ट ही मानेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, टोटल कर लेते हैं, टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम कितना हुआ, आप भी टोटल कर लीजिए। टोटल इनकम कितना हुआ, आ जाइए पहले। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट के लिए हुआ है 21,000। ठीक है, उसके बाद सेम ही होगा आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, बट इसके लिए कितना होगा, ये जो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 15,000 प्लस 10,000 प्लस 52,500 प्लस 6,000 आई थिंक, तो आपका हो जाएगा 83,500 आपका टोटल इनकम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो नोट लिखते हैं। नोट नंबर 1 मेरे साथ लिखते जाइए। नोट नंबर 1 है ये, क्या बोला है यहाँ पे, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नोट आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 करके लिख सकते हैं। तो
नोट नंबर 1 में क्या बोला है? इट इज assume that, मेरे साथ लिखते जाइए, assume that the rental income is the, हम इसको हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए लिख लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। रेंटल इनकम एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, इसके लिए उससे हम वैल्यू है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ही हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस करते हैं, तो इसीलिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ये जो रेंटल इनकम 75,000 है, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, उसके बाद जाकर हम उससे रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी property, therefore 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको बोलते हैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो उसके चलो हम उसका वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहां पे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? 75,000 उससे लेस करेंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 30% हम स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस करेंगे। 30% रिड्यूस करने के बाद कितना होगा? 30% ही आपका हो जाएगा 22,500। तो उसके बाद कितना रह जाएगा? 52,500, जो कि है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद सेकेंड नोट क्या है? सेकेंड नोट है, सेकेंड नोट जो कि एग्रीकल्चरल इनकम क्यों एग्जेम्प्ट है। तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट एज पर सेक्शन 10 उसका सबसेक्शन 1 है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। एंड एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम के लिए एक चैप्टर है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे वो जो चैप्टर टैक्स रेट, इसके बाद टैक्स रेट पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर का कुछ छूटा हुआ था। उसके बाद हम जाएंगे एग्जेम्प्ट इनकम को, तो वहीं पे पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम is exempt under section 10 subsection 1। तो ये exempt है आज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन खत्म हुआ। तो चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आ जाइए, ये थोड़ा टाइम लगा, बट क्या करेंगे, आपको समझना चाहिए। जो क्वेश्चन सब समझ पाएंगे तो जाकर आप घर में एक बार देख लोगे तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा पहला पार्ट है, इसीलिए हम टाइम लगा रहे हैं ज्यादा, एंड ये इंपोर्टेंट भी है। तो आ जाइए हमारा बुक को, क्वेश्चन बैंक का नेट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को आ जाइए, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं है क्वेश्चन नंबर 9। आ गए क्वेश्चन नंबर 9।
बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप डरिए मत, एक एक सॉल्व करेंगे, हो जाएगा सब, ठीक है। एक एक सॉल्व करेंगे, यहीं पे हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे हम कलम कर लेते हैं, ठीक है। आंसर भी इसका दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। तो चलो पढ़ लेते हैं पहले। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एज 45 ईयर। तो हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है एक इंडिविजुअल का जिसका एज है 45 ईयर। 45 ईयर मीन्स वो नॉर्मल पर्सन है। हम टैक्स रेट चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ पर्सन को नॉर्मल पर्सन बोलते हैं, उसके बाद उसको सीनियर सिटीजन, अगर 60 ईयर से ज्यादा होता है उसको सीनियर सिटीजन बोलेंगे, अगर वो 80 ईयर से ज्यादा होता है कोई भी इंडिविजुअल, उसको हम बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 45 ईयर्स मीन्स बीइंग ए नॉर्मल पर्सन एंड बीइंग ए रेसिडेंट वो है, एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पहला केस है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सेकंड केस है, एंड थर्ड केस है नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23, ठीक है। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट है। तो हमको तीनों सिचुएशन में हमको बताना है क्या होगा, ये जो उसका टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम तीनों सिचुएशन को लिख लेते हैं पहले। पहला होगा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा होगा रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरा होगा नॉन रेसिडेंट। हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहीं पे कैलकुलेट हम कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आ जाइए, आप लोगों को ही बताना है क्या होगा, ठीक है। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर दे दिया एंड अमाउंट दे दिया, हम यहीं पे अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया। तो 50% रिसीव हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, तो उसमें से 50% इंडिया में रिसीव हुआ है। जो 50% इंडिया में रिसीव हुआ है वो ऑल तीनों के लिए हम टैक्सेबल कर देंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के लिए, तीनों के लिए हम टैक्सेबल कर देंगे। बट जो यूके डेवलपमेंट, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम का डेवलपमेंट बॉन्ड है, तो वो इंडिया का बाहर का है 50%, एंड वो वहीं से कंट्रोल हो रहा है, एंड जो बाकी 50% वो तो वहां पे रिसीव हुआ होगा। तो ये जो मैं आपको बता देता हूं कि टोटल 10,000 है, 50% इंडिया में रिसीव हुआ है, ठीक है। और जो बाकी 50% बाहर रिसीव हुआ है, यूके में रिसीव हुआ है, दे दिया है कंट्री, क्यों अदर लिखेंगे, अदर कंट्री। यूके में रिसीव किया है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उत्तराखंड मत अज्यूम करना। यूनाइटेड किंगडम में रिसीव हुआ है 50%, जो कि है 5,000, ठीक है। 5,000 इंडिया में रिसीव हुआ है एंड 5,000 यूके में रिसीव हुआ है। जो यूके में रिसीव, जो इंडिया में रिसीव हुआ है वो तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जो यूके में रिसीव हुआ है एंड वहीं पे ही वो अक्रू हुआ है, एराइज हुआ है, क्योंकि यूके डेवलपमेंट बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट है, तो वहीं पे रिसीव हुआ होगा ना, एंड वहीं पे अक्रू एराइज होगा। तो इसीलिए 50% जो इंडिया में रिसीव हुआ है उसको हम मानेंगे कि इंडिया में है पूरा 50%, जो 5,000 तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जो बाकी 50% जो कि 5,000 है वो यूके में रिसीव हुआ है, इसलिए वो ओनली टैक्सेबल होगा इन दी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। पहला केस में वो टैक्सेबल होगा, जो अदर केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसीलिए पहला केस के लिए पहले रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दोनों को मिला देंगे, जो कि हो जाएगा 10,000, 10K हो जाएगा, ठीक है, 10K हो जाएगा, क्योंकि दोनों पूरा टैक्सेबल हो जाएगा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। बट अगर आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए देखोगे, ओनली ये जो 50,000 वही टैक्सेबल होगा ओनली, ठीक है। ये जो 5,000 ओनली टैक्सेबल होगा फॉर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के लिए, सॉरी, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पे ओनली 5K होगा रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए। ये थोड़ा आपको लगेगा नया जैसे, लेकिन हो जाएगा अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। क्योंकि 50% इंडिया में रिसीव हुआ है तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, जो बाकी 50% वो बाहर रिसीव हुआ है एंड बाहर भी अक्रू एराइज हुआ है। तो जब हम बाहर कोई भी अक्रू या एराइज या रिसीव करते हैं तो वहां पे ओनली जो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, जो बाकी है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ओनली 10,000 हुआ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए एंड 5,000
रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए। समझ आ गया? तो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम में बिजनेस इन चेन्नई। तो इनकम फ्रॉम में बिजनेस ऑफ चेन्नई में, चेन्नई बिजनेस में इंडिया में अक्रू एराइज हो गया है, बाकी रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है उसको छोड़ दीजिए। चेन्नई का बिजनेस है तो इंडिया का है एंड इंडिया में एराइज अप्रूव हो गया तो 100% इंडिया का इनकम बन गया है एंड तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एंड 50% रिसीव इन इंडिया, उससे कोई मतलब नहीं है। 50% या 0% भी इंडिया में रिसीव हुआ होगा तो भी हम मानेंगे कि वो इंडिया का ही है, क्योंकि इंडिया में अप्रूव हुआ है। तीनों इवेंट से कोई भी इवेंट इंडिया में हो जाएगा ना, तो आप 2 इवेंट अगर बाहर होगा भी तो आप आज्यूम करेंगे कि वो इंडिया का ही है एंड तीनों के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा ही इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई वो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में तीनों के लिए। तो पूरा 20K पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है, आप पहले देखिए। ठीक है, पहले समझिए, देखिए, आप मत कुछ करिए क्योंकि आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उसके चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। तो ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का शेयर जब हम सेल कर रहे हैं तो इंडियन कंपनी मींस इंडिया का ही है, अक्रू या एराइज वही पे हो रहा है, इंडिया में है। रिसीव बाहर हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, तीनों इवेंट से जो अक्रू एराइज वाला इवेंट इंडिया में हो गया है तो रिसीव वाला इवेंट को इग्नोर करिए, इंडिया का इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो आइए पूरा 20K तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में किए थे, पिछले वाला क्वेश्चन 20K। ठीक है, ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी एंड रिसीव इन लंदन। ब्रिटिश कंपनी से रिसीव हुआ है डिविडेंड एंड रिसीव हुआ है लंदन में, मीन्स बाहर ही हुआ है, अक्रू एराइज हुआ है बाहर एंड रिसीव भी बाहर हुआ है लंदन में। तो यहाँ पे अगर तीनों इवेंट बाहर होता है तो वहां पे देखेंगे 2 सिनेरियो है। पहला है अगर वो बिजनेस कंट्रोल होता है या सेटअप होता है इंडिया से, तो ब्रिटिश कंपनी है, इंडिया से तो कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये सेकंड वाला सिनेरियो में आ जाता है, जो कि ये अगर पूरा ही बाहर वाला अक्रू एराइज एंड रिसीव हुआ है बाहर एंड बिजनेस भी बाहर सेटअप हुआ है, कंट्रोल हुआ है, तो वहां पे ओनली जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फर्स्ट केस में वो टैक्सेबल होगा, जो अदर केस में सेकंड थर्ड सिचुएशन में टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ओनली 5000 रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केस में टैक्सेबल होगा, जो बाकी दोनों केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, वो टैक्सेबल समझ आ गया, सिंपल ही है। ठीक है, सिंपल ही है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, बहुत बड़ा है, आप देखिए बहुत बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं टाइम लगेगा लेकिन हम टाइम देके करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पे लिख लेते हैं रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये तीनों सिचुएशन है। चलो देख लेते हैं क्या क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी। तो एक सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी, ठीक है, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। जब हम कोई भी मशीनरी प्लांट या लैंड बिल्डिंग जब सेल करते हैं तो वहां पे आइदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो इसको हम कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ये इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी। तो जर्मनी में ये अक्रू एराइज हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है जर्मनी में, अगर हुआ है तो जर्मनी में ये अक्रू एराइज हुआ है। 50% ऑफ प्रॉफिट आर रिसीव्ड इन इंडिया, तो उसका 50% इंडिया में रिसीव हुआ है। जो 50% इंडिया में रिसीव हुआ है तो उसको इंडिया में पूरा टैक्सेबल कर देंगे तीनों पर्सन के लिए। बट जो बाकी 50% वो तो जर्मनी में रिसीव हुआ है, वो ओनली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। तो इसको मैं समझा देता हूं क्या बोलना चाहता है। ये टोटल 40,000 है, 40,000 से 50% received in India and बाकी जो 50% वो जर्मनी में है। ठीक है, वो जर्मनी में रिसीव हुआ है। इसके लिए पूरा ही हम जो 50% लिए हैं, 50% के लिए हम यहाँ पे ये जो 50% केस में तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जो बाकी 50% जर्मनी में रिसीव हुआ है तो उसके लिए ओनली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो रेसिडेंट के लिए ये तो 50% दोनों 50% रेसिडेंट के लिए काम कर जाएगा। जो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 50% दोनों ही हो जाएगा जो रेसिडेंट है। बट जो बाकी जो
पर्सन के लिए वो ओनली 50% टैक्सेबल होगा उनके हैंड में। तो यहाँ पे टोटल जो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 40K टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20,000 है प्लस यहाँ पे 20,000 है, तो ये दोनों के लिए 40K टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों के लिए ओनली 50% टैक्सेबल होगा, ठीक है, ये दोनों के लिए ओनली 50% टैक्सेबल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम अर्न फ्रॉम ए बिजनेस इन जर्मनी व्हिच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो इनकम अर्न फ्रॉम ए बिजनेस जर्मनी में वो इनकम अर्न हुआ है। ठीक है, जर्मनी में अर्न मींस एक्रू एराइज हुआ है जर्मनी में, बट हम कंट्रोल किससे कर रहे हैं? दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं, दिल्ली से कंट्रोल करेंगे। एंड 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया, एंड उसमें से 40,000 रिसीव किया है इंडिया से। ठीक है, 40,000 इंडिया से रिसीव किए हैं। तो ये है जब हम कोई भी इनकम एराइज एक्रू या रिसीव करते हैं आउटसाइड इंडिया, उसका दो सिनेरियो होता है। पहला सिनेरियो जो है, अगर कोई भी बिजनेस हम कंट्रोल एंड सेटअप कर रहे हैं इंडिया से, जैसे दिल्ली से हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहां पे पहले दो केस में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पहले दो केस में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, एंड जो थर्ड केस में नॉन रेसिडेंट केस में एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट उसमें से 40,000 यहाँ पे वो रिसीव किया है इंडिया से। ठीक है, 40,000 इंडिया से रिसीव किया है। तो मैं आपको बता देता हूं ये क्या बोलना चाहता है। तो ये जो 70,000 उसमें से वो पूरा ही जर्मनी में बिजनेस है, बट कंट्रोल कहां से कर रहा है? दिल्ली से। ठीक है, कंट्रोल दिल्ली से कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट दो केस के लिए जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, बट उसमें से ये जो केस के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ये केस के लिए टैक्सेबल नहीं होगा नॉन रेसिडेंट के लिए, बट ब्रैकेट में दे दिया है कि 40,000 रिसीव इन इंडिया। अगर कोई भी हम 40,000 कोई भी चीज हम रिसीव करते हैं इंडिया में, तो एक इवेंट सेटिस्फाई कर दिया तीनों इवेंट से, तो पूरा ही हम तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल करेंगे। ये तो पहले ही 70,000 दो पर्सन के लिए टैक्सेबल है, ROR एंड RNOR के लिए ऑलरेडी वो टैक्सेबल हो चुका है। दोबारा क्या टैक्सेबल उसको करेंगे? बट ये जो लास्ट वाला NR उसका पूरा ही एग्जेम्प्ट था, बट हम रिसीव किए हैं 40,000, इसके लिए ये जो 40,000 ओनली टैक्सेबल होगा NR के लिए। ठीक है, NR के लिए 40,000 टैक्सेबल होगा, बट ये जो फर्स्ट ROR RNOR के लिए 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ नया जैसे, लेकिन आपको थोड़ा देख लेना घर में। ये 70K बट ये है 40K। ठीक है, ये जो NR के लिए 40K, क्योंकि ओनली रिसीव किए 40K, बट 70K ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। उसके बाद और क्या 40,000 टैक्सेबल करेंगे? ठीक है, उसी में से ही 40,000 है ना। तो उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। तो प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली का बिजनेस है, बट मैनेज कर रहे हैं कहां से? लंदन का है। दिल्ली का बिजनेस तो वो एक्टिव हो गया, एराइज हो गया है इंडिया में, और क्या मैनेज में कुछ नहीं है। हम देखेंगे अक्रूवल, एराइज एंड आपका रिसीव। तो यहाँ पे दिल्ली का बिजनेस है, अक्रू एंड एराइज इंडिया में हो गया, मैनेज कहां से हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैनेज अगर बाहर का बिजनेस होगा, मैनेज इंडिया से हो रहा है, तो वहां पे अलग केस है, बट इंडिया का बिजनेस अक्रू एंड एराइज इंडिया में हो गया है, तो उसके बाद और क्या करेंगे? उसको तो लंदन का नहीं मानेंगे ना, वो इंडिया का मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स में जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर का पर्पज क्या है, जो भी इनकम सब ले आओ हम उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसे इनकम इंडिया का इनकम हो पाएगा, एंड उसके ऊपर हम टैक्स लगा सकते हैं। तो इसीलिए वो ज्यादा इनकम को इंडिया का इनकम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली का बिजनेस है, तो इसीलिए हम उसको मानेंगे कि एराइज हुआ है इंडिया में, अक्रू हुआ है इंडिया में, तो ये इंडिया का बिजनेस है, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। वेदर वो मैनेज लंदन से हो रहा है या कोई भी अदर कंट्री से हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको इग्नोर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली पूरा 15,000 तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, 15K तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन। ठीक है, इनकम फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन एंड डिपोजिटेड इन ए बैंक एट लंदन एंड ब्रॉट टू इंडिया। तो ये इनकम फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन एंड वहां पे वो डिपॉजिट हो गया है, बाद में वो ब्रॉट टू इंडिया, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लंदन में है एंड डिपॉजिट भी वही लंदन में हो गया है, मींस रिसीव हो गया है वहीं पे।
दोनों इवेंट अक्रूवल, अराइज एंड रिसीव तीनों ही बाहर हो गया है एंड उसको कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं इंडिया से, कोई भी कंट्रोल नहीं है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी को क्या कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए तीनों ही इवेंट आउटसाइड है एंड वो कंट्रोल नहीं है इंडिया से, तो इसलिए हम मानेंगे पूरा ही वो फॉरेन इनकम है एंड वो ओनली टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, ठीक है, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल होगा एंड जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एंड यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी है, कॉम्प्यूटेड है, कॉम्प्यूटेड मीन्स ये जो 50,000 दे दिया है वो ऑलरेडी कॉम्प्यूटेड है, उससे हम 30% नहीं डिडक्ट करेंगे। पहले जो क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हम 30% रिड्यूस किए थे बट अभी दे दिया है कॉम्प्यूटेड, ऑलरेडी 30% रिड्यूस हो गया है, हम एज्यूम करेंगे, तो इसलिए इसको हम मानेंगे 50,000 पूरा ही नेट वाला अमाउंट है, उससे कोई 30% रिड्यूस नहीं करेंगे एंड ये ओनली पहला केस में टैक्सेबल होगा एंड दोनों केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा। समझ आ गया, दोनों केस में टैक्सेबल नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं, टाइम लगेगा बट क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे ना। तो चाहिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन एन इंडियन गवर्नमेंट रिसीव इन लंदन, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का डिवेंचर है तो इंडिया में वो एराइज हुआ है, अप्रूव हुआ है, रिसीव कहां पे हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। एक इवेंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो मानेंगे उसको इंडिया का इनकम है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो इंडियन गवर्नमेंट हो गया है तो इंडिया में एराइज अक्रूज हो गया है, दोनों ही इंडिया में हो गया है, तो इसलिए एक ही इवेंट होगा तो वो इंडिया का मानेंगे। तो एक दो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, रिसीव कहां पे हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, तो इंडिया का इनकम मानेंगे, पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में तीनों पर्सन के लिए, ठीक है, तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा 12K, ठीक है, 12K तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आगे चलते हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन इंडिया बट रिसीव इन लंदन, तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मीन्स हम कोई भी मशीनरी लाए हैं इंडिया को, तो वहां पे हम जो उसका मेंटेनेंस या रिपेयर के लिए हम बाहर से टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी कभी लेते हैं तो उसके लिए हम टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। बाहर से कोई भी हम फॉर्मूला लाते हैं तो उसके लिए रॉयल्टी देते हैं या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। कोई भी टेक्निकल सर्विसेज के लिए हम बाहर से जो टेक्निकल पर्सन को मंगाते हैं एंड वो रिपेयर करके जाते हैं तो उनको पैसे देते हैं, तो वो इंडिया में है, रेंडर इन इंडिया मीन्स अक्रू एराइज हुआ है इंडिया में, रिसीव लंदन में उससे कोई मतलब नहीं है। दो इवेंट ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है, एक भी इवेंट अगर इंडिया में होगा तो हम उसको मानेंगे इंडिया का इनकम है एंड तीनों ही टैक्सेबल करा देंगे तीनों केस में, बट यहाँ पे तो दो इवेंट ऑलरेडी इंडिया में है तो उसको हम मानेंगे कि इंडिया का इनकम है एंड तीनों केस में हम टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 8,000 ये तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, 8K 8K 8K। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, तो प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई, मुंबई का बिजनेस है, जैसे जियो मुंबई का बिजनेस है तो वो मुंबई का बिजनेस तो इंडिया का बिजनेस है, इंडिया में एराइज अक्रूज हो गया है, कहां से मैनेज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो इंडिया का बिजनेस है तो यहाँ पे एराइज अक्रूव होगा, तो इसलिए हम कहां पे वो मैनेज हो रहा है वो नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा मेन डायरेक्शन क्या है, हमको ज्यादा टैक्स कमाना है, इसीलिए हम जो भी इंडिया से बिजनेस है एराइज या अक्रू हो रहा है तो इंडिया का बिजनेस मानेंगे एंड पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा तीनों केस के लिए। तो यहाँ पे 26,000 तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इंडिया का ही है बिजनेस। 26K तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर कंप्यूटेड, बोलो क्या होगा, पाकिस्तान मीन्स इंडिया का आउटसाइड है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पाकिस्तान का है मीन्स वहीं पे है इनकम, माने वही जो इनकम वहीं पे है एंड एराइज हुआ है एंड अक्रू हुआ है, रिसीव हुआ है, तीनों ही इवेंट वहीं पे हुआ है एंड वो इंडिया से कोई भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं है, इंडिया में सेटअप नहीं है, तो इसलिए हम पूरा ही मानेंगे वो आउटसाइड इंडिया में है एंड वो पूरा 16,000 हम ओनली लेंगे, कौन सा केस में, एंड यहाँ पे कॉम्प्यूटेड ऑलरेडी दे दिया है, कॉम्प्यूटेड मीन्स वो ऑलरेडी 30% डिडक्शन करके बता दिया है, रिड्यूस करके, तो 16,000 हम जब ग्लोबल इनकम मीन्स फॉरेन इनकम के केस में ओनली रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केस में टैक्सेबल होगा, जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट केस में टैक्सेबल नहीं होगा, इसीलिए वो पहला केस में टैक्सेबल हो जाएगा 16K, बट सेकेंड थर्ड सिचुएशन में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आ गया
पास्ट फॉरेन ऑन टैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हम ऑलरेडी पढ़े थे पास्ट इनकम जो प्रीवियसली टैक्स नहीं लगा था, ऑन टैक्स मीन टैक्स नहीं लगा था, बट अभी हम ब्रॉट फॉरवर्ड मीन ब्रॉट टू इंडिया, रेमिटेड कर रहे हैं इंडिया को इन दी प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे तीनों के लिए एग्जाम हो जाएगा। तो ये एक इवेंट आ गया जहाँ पे पूरा तीनों के लिए एग्जाम हो गया है। इसको हम ऑलरेडी जो टेबुलर फॉर्म में पढ़े थे, लास्ट वाला पॉइंट पढ़े थे, पास्ट इनकम जो कि टैक्सेबल नहीं हुआ था प्रीवियस ईयर में, अभी हम इंडिया को रेमिट कर रहे हैं मीन ब्रॉट टू इंडिया। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल, नेपाल इंडिया के बाहर है, इंडिया के अंदर नहीं है, नेपाल इंडिया के बाहर है। तो हम एग्रीकल्चरल लैंड इन अगर इंडिया में करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट अगर हम बाहर आउटसाइड इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम करेंगे तो वहां पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओनली इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है, बट इंडिया के बाहर जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे नेपाल में हम एग्रीकल्चरल लैंड से हम इनकम कमाए हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद रिसीव भी वहीं पे हुआ है, तो तीनों इवेंट वहीं पे हुआ है। बाद में ब्रॉट फॉरवर्ड टू इंडिया वो कोई मतलब नहीं है उससे, बट ये तीनों इवेंट बाहर ही हुआ है, जैसे अक्रूअल, अराइज एंड रिसीव तीनों ही इवेंट बाहर हुआ है, नेपाल में हुआ है। तो इसलिए रिसीव हुआ है, अक्रू अराइज हुआ है क्योंकि नेपाल में है एग्रीकल्चरल लैंड एंड उसको कंट्रोल भी इंडिया से नहीं हो रहा है। उसके बाद इंडिया को ब्रॉट किए हैं, वो कोई मतलब नहीं है उससे, इसको हम मानेंगे ही एग्रीकल्चरल लैंड नेपाल जो कि टैक्सेबल हो जाएगा। बट ये ओनली टैक्सेबल होगा रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 18K, ये ओनली रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केस में टैक्सेबल होगा और नॉट ऑर्डिनरी एंड एनआर केस में टैक्सेबल नहीं होगा। चलो और कुछ बच गया है, ये पूरा ही सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा जो भी कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या which was set up in India received there but spent in India। स्पेंड कहाँ पे हो रहा है उसको मत देखिए। ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, केन्या में वो जो प्रोफेशन है, तो केन्या एक इंडिया के बाहर का कंट्री है, केन्या एक कंट्री है, इंडिया के बाहर का कंट्री है, इंडिया के अंदर नहीं है ये, इसलिए वो आउटसाइड इंडिया में हुआ है। एंड वो बिजनेस कहाँ का है, केन्या का है, तो अक्रू हुआ है वहीं पे, एराइज वहीं पे हुआ है एंड रिसीव भी वहीं पे हुआ है, बट वो सेटअप हुआ है इंडिया में, इंडिया से सेटअप या कंट्रोल हो रहा है। तो वहां पे क्या होगा, ये जो सेकंड केस में अगर कोई भी इनकम अक्रू एराइज एंड रिसीव हुआ है आउटसाइड इंडिया बट उसको मैनेज या सेटअप कर रहे हैं इंडिया से, तो वहां पे पहले दो सिचुएशन में टैक्सेबल हो जाएगा। पहला दो सिचुएशन क्या है, पहला है आरओआर एंड एनआर, तो वो दो सिचुएशन में टैक्सेबल हो जाएगा एंड एनआर सिचुएशन में टैक्सेबल नहीं होगा। तो वहीं पे सेम ये सेम होगा, पहले दो सिचुएशन में 5K टैक्सेबल हो जाएगा एंड लास्ट केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चलो देखते हैं, गिफ्ट आ गया है, गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग। तो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखेंगे, जब कोई भी गिफ्ट मिलता है, अगर 50,000 से ज्यादा गिफ्ट रिसीव करते हैं, रिलेटिव से नहीं, अदर को छोड़कर, रिलेटिव को छोड़कर, जब मैरिज को छोड़कर हम उसको पढ़ेंगे। आप ओनली याद रखिए, गिफ्ट अगर 50,000 से ज्यादा रिसीव करेंगे तो टैक्सेबल होगा, 50,000 से कम रिसीव करेंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गिफ्ट हम रिसीव किए हैं 50,000 से कम है, और जो चीज है हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर जो 5 हेड्स ऑफ इनकम में हम डिस्कशन करेंगे। तो गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग, तो मैरिज में जब गिफ्ट रिसीव करते हैं एंड वो 50,000 से कम होता है तो वो एग्जेम्पशन हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा ही ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, किसके हाथ में ही वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक, गिफ्ट रिसीव हुआ है, पूरा ही एग्जेम्प्ट हो गया है, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम इंटरेस्ट रिसीव किए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव किए हैं तो इसीलिए हम इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे, बट डिडक्शन है, हम इनकम टैक्स में डिडक्शन चैप्टर है जहां पे हम अगर कोई भी सेविंग करते हैं तो वो डिडक्ट हो जाता है। बट अभी के लिए आप तो डिडक्शन चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इसको अगर हम ये जो आपका पूरा ही टोटल इनकम के बाद ये क्वेश्चन करते थे तो अच्छा होता, बट क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। बट इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक और पोस्ट ऑफिस, तो वहां पे डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, डिडक्शन वहां पे मिल जाता है, तो मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे 10,000 डिडक्शन मिल जाएगा। बट अभी के लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो इंडिया का इनकम है
एंड इंडिया में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा तीनों पर्सन के लिए। तो 12 के पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा तीनों के लिए, तीनों के लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बट उसके बाद हम जब टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे इसको मिला देंगे, उससे हम रिड्यूस कर देंगे जो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन रूसिया एंड कंट्रोल फ्रॉम रूसिया। तो इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन रूसिया, रशिया का बिजनेस है एंड वहीं पे वो अक्रू हुआ है, एराइज हुआ है एंड कंट्रोल वहीं पे हुआ है, तीनों ही इवेंट वहीं पे हुआ है, तो हम मानेंगे वो आउटसाइड इनकम मींस फॉरेन इनकम है। ये ओनली टैक्सेबल होगा इन द केस ऑफ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आरओआर केस में ये टैक्सेबल होगा, आरएनओआर केस में नहीं होगा एंड आपका एनआर केस में टैक्सेबल नहीं होगा। ओनली पहला केस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो 20 के है पहला केस में टैक्सेबल हो जाएगा, दूसरा तीसरा केस में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। जब हम डिविडेंड रिसीव करते हैं इंडियन कंपनी से तो वो क्या होगा, जब डिविडेंड रिसीव करते हैं इंडियन कंपनी से तो इंडिया में रिसीव किए हैं, एराइज अक्रू एंड रिसीव तीनों ही इवेंट इंडिया में हुआ है। एक ही इवेंट होगा तो हम टैक्सेबल मानेंगे इंडिया में, तो तीनों ही इवेंट हुआ है तो पूरा ही मानेंगे टैक्सेबल इंडिया में। तो तीनों पर्सन के लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो तीनों पर्सन 5 के, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम जो राजस्थान में है, इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम है, पूरा ही एग्जाम हो जाएगा तीनों के लिए। आज पर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल चैप्टर में, ठीक है। ये जो चैप्टर पूरा मिलाकर सब क्वेश्चन पूछ लिया है, ये जो क्वेश्चन, तो इसलिए ये पूरा एग्जाम हो जाएगा। तो चलो हम जब टोटल इनकम 5 हेड्स को ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं जीटीआई, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम इसको हम करेंगे अच्छे से, आप सब्र करिए थोड़ा, हम करेंगे। बट अभी के लिए ये क्वेश्चन के लिए हम करना पड़ रहा है, आप लोगों को पता नहीं होगा बट क्या करेंगे ये समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो टोटल कर लेंगे, जितना भी होगा हम उसमें ऐड कर देंगे, आपका रिड्यूस कर देंगे 10,000, क्योंकि डिडक्शन मिल जाता है 10,000 का। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये तीनों केस में कितना हुआ, 10, 30, 50, 55 के, ये है 55 के। उसके बाद ये है आपका 45 के एंड ये भी है 45 के। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में कितना होता है, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे है 55 के, ये 45 एंड ये भी 45 है, तो उसमें ऐड कर देते हैं, कितना होगा 55 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 12 प्लस 8 है 20 प्लस 26 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 20। चलो आगे चलते हैं, 20 तक गया है, उसके बाद प्लस 5, तो कितना हो गया है आपका 352 के, ठीक है, 352 के, ये हो गया है 352 के। उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये वाला कितना होगा 45। उसके बाद 20 प्लस 70 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 26 प्लस 5 प्लस 5 के बाद कितना है 12 प्लस 5, तो कितना हुआ 218 के, ठीक है, 218 के हो गया है यहाँ पे। उसके बाद नॉन रेसिडेंट वाला केस देखते हैं। नॉन रेसिडेंट केस में क्या होगा, नॉन रेसिडेंट 45 था एंड उसमें से ऐड करेंगे हम 20 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 26 और क्या है प्लस 12 प्लस 5, तो ये हो गया 183 के, ठीक है, मीन्स 1,83,000, 183 के, ठीक है। तो ये हुआ 3,52,000, ये है 2,18,000, ये है 1,83,000, ठीक है, 2,18,000, ठीक है। तो उसमें से हम रिड्यूस करेंगे, जो भी हम जब डिडक्शन मिल जाएगा, हम जब क्या करते हैं, हम कोई भी इंटरेस्ट लेते हैं कहां से, सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव किए हैं तो मैक्सिमम हम 10,000 मिल सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 10,000 मिलेगा।
बट वो जो 10,000 यहाँ पे 12,000 किए हैं बट मैक्सिमम 10,000 मिलेगा, उसके लिए एक सेक्शन है, हम पढ़ेंगे डिडक्शन चैप्टर में 80 टीटीए। ठीक है, 80 टीटीए में हम रिड्यूस करेंगे 10 के, मैक्सिमम 10,000 हम रिड्यूस करेंगे, मैक्सिमम 10,000। अगर सीनियर सिटीजन होगा तो वहां पे 50,000 होगा। हम पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, नया चीज कुछ भी नहीं है। तो आपका कितना हो गया है 3,42,000 के, ये हो गया है 2,08,000 के, ये हो गया है 1,73,000 के, जो कि टोटल इनकम। ठीक है, ये है टोटल इनकम। तो चलो हम आंसर देख लेते हैं, आंसर कितना दिया है। थर्टीन के, तो ये है 2,13,000 के। तो ये आपका, और एक है यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आपका होगा। करेक्शन क्या होगा कि, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि ये चेंज हो गया है डिविडेंड। तो डिविडेंड ये चेंज हो गया है, ये एग्जाम्प्ट अभी नहीं है, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि है उसका अमाउंट कितना है। डिविडेंड बोलिए आप लोग, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन पेट्रोलियम केमिकल, रिलायंस पेट्रोलियम केमिकल से डिविडेंड रिसीव हुआ है, जो कि ये 5,000 है। ठीक है, ये नहीं लिया है। ठीक है, ये नहीं लिया है, जो कि टैक्सेबल हो जाएगा। आपके बुक में ये सही होगा। ठीक है, आपके बुक में ये सही होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो आपका टोटल यहाँ पे हो जाएगा 1,18,000 एंड ये हो जाएगा 83,000। ठीक है, इसमें से डिडक्ट होने के बाद ये हो जाएगा 2,08,000 एंड ये हो जाएगा आपका 73,000। इसको काट के लिख देते हैं, आपके बुक में सही होगा 73,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो चलो नेक्स्ट जो 12 क्वेश्चन को आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को आ जाइए। ये जो क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे। Mr. Ramesh and Mr. Suresh are brothers and they earn the following incomes during the financial year 21-22। तो मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश दोनों ब्रदर है, भाई है, एंड वो अर्न किए हैं फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये फॉलोइंग इनकम अर्न किए हैं। तो मिस्टर रमेश सेटल इन कनाडा, तो मिस्टर रमेश वो सेटल कहाँ पे है, कनाडा में है, इन द ईयर ऑफ 1996। तो ये कनाडा में सेटल है, तो इसलिए वो पूरा ही कनाडा का रेसिडेंट है। तो इंडिया का वो रेसिडेंट नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है। तो मिस्टर रमेश वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट ही होंगे, क्योंकि वो कनाडा में ही सेट है एंड वो वहां पे सेटल हो गए हैं। तो इसलिए वो इंडिया में नहीं आए हैं, इस साल भी नहीं आए हैं। तो कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस को वो सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, मिस्टर रमेश वो नॉन रेसिडेंट है। बट मिस्टर सुरेश सेटल इन दिल्ली, तो मिस्टर सुरेश वो दिल्ली का है। तो इसीलिए हम एज्यूम करेंगे कि वो तो दिल्ली में है, तो इंडिया का बंदा है, इंडिया का बंदा है तो वो रेसिडेंट तो बनेंगे कंपलसरी, क्योंकि बेसिक कंडीशन 182 डेज से ज्यादा रहेंगे इंडिया में। प्लस उसके साथ वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया का ही है। तो ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। जो मिस्टर सुरेश है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएंगे। ROR ये है ROR, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि वो रेसिडेंट तो बनेंगे, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, प्लस वो एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देंगे। क्योंकि एडिशनल कंडीशन का क्या था, पहला कंडीशन था एडिशनल कंडीशन का कि आउट ऑफ 10 रेसिडेंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। तो 10 क्या 100 ईयर तो नहीं होंगे, 50 ईयर का भी इंडिया में ही है रेसिडेंट है। दूसरा है इन द 7 रेसिडेंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में रहना चाहिए। तो पूरा ही जितना दिन भी देख रहे हो पूरा इंडिया में है, तो वो एडिशनल कंडीशन बेसिक कंडीशन सब सेटिस्फाई कर दिए हैं। तो इसलिए उसको रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। तो आ जाइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश के लिए क्या क्या होगा ये सब। ठीक है, यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आ जाइए, डिडक्शन तो नहीं, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। सीरियल नंबर है पर्टिकुलर से एंड मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश के लिए। तो यहाँ पे मिस्टर रमेश है नॉन रेसिडेंट जो लास्ट वाला है,
एंड मिस्टर सुरेश से रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मींस फर्स्ट वाला है, मिडिल वाला नहीं है। आपका काम कम हो गया है, मिडिल वाला नहीं है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो इसलिए ये लास्ट का एंड फर्स्ट का दे दिया है, मिडिल वाला नहीं दिया है। तो आ जाइए देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड ओनली 50% रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये इंटरेस्ट कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड से रिसीव किए हैं, तो 50% इंडिया में रिसीव किए हैं। तो टोटल ये 35,000 का जो इंडिया में रिसीव किए हैं 50%, वो ओनली टैक्सेबल होगा नॉन रेसिडेंट केस में। इंडिया में जो रिसीव किए हैं ओनली नॉन रेसिडेंट केस में टैक्सेबल होगा। बाकी जो ये 35,000 है, बाकी 50% वो कनाडा में रिसीव किए हैं, तो नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। ओनली इंडिया में जो रिसीव करते हैं वही टैक्सेबल होगा, इंडिया में जो रिसीव करते हैं वही टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे मिस्टर रमेश एक नॉन रेसिडेंट है, उनके लिए जो भी इंडिया में रिसीव किए हैं वही टैक्सेबल होगा, जो बाहर रिसीव किए हैं वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो ओनली टैक्सेबल होगा किस केस में, जो रेसिडेंट होगा, ठीक है, जो भी रेसिडेंट होगा। तो यहाँ पे अलग अलग अमाउंट दे दिया है, तो यहाँ पे ओनली 35,000 का 50% है 17,500 टैक्सेबल होगा इंडिया में। और यहाँ पे जो सुरेश के केस में पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया का रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसलिए पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं होगा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। अगर वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होते तो वहां पे 50% टैक्सेबल होता, बट यहाँ पे वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसलिए उनके लिए फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंदन। तो डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, वही जो ब्रिटिश कंपनी मींस लंदन का कंपनी है, मींस आक्रू एराइज वहां पे हुआ है एंड रिसीव भी वहीं पे हुआ है, तो इसलिए पूरा ही तीनों ही चीज बाहर हुआ है, तो इसलिए ये पूरा नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट केस में टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट केस में टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंदन, तो 20,000 तो नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, बट ये जो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कोई भी इनकम ले आइए वो टैक्सेबल हो जाएगा। रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कोई भी इनकम ले आइए, तो यहाँ पे 20,000 जो इनकम है ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ये 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कोई भी इनकम ले आइए, इंडिया का है, बाहर का है, कहाँ का भी है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया का वो लोग है, देना पड़ेगा टैक्स उसके ऊपर, कहाँ से भी वो इनकम कमाए। बट ये जो नॉन रेसिडेंट इंडिया का बंदा नहीं है, जो भी इंडिया में इनकम कमाएगा इसके ऊपर ही टैक्स देगा, बाहर का इनकम के ऊपर वो कुछ भी टैक्स नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या है, नॉन रेसिडेंट जो भी इनकम कमाएगा इंडिया में वही टैक्स देगा, ठीक है। बट रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया का बंदा है, जो भी इनकम उसका है पूरा ही इनकम के ऊपर टैक्स लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन नागपुर। तो प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस नागपुर मीन्स इंडिया का है, बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन नागपुर का बिजनेस है, तो इंडिया के आक्रू या एराइज हुआ है इंडिया में, तो रिसीव कहाँ पे हुआ है उसको छोड़ दीजिए, एक ही इवेंट होगा तो मानेंगे इंडिया में हुआ है, इसलिए प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस ऑफ नागपुर तो इंडिया का ही है, तो दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी का शेयर सेल कर रहे हैं एंड उसको भी हम रिसीव कर रहे हैं इंडिया में, मींस अक्रूवल एराइज एंड रिसीव तीनों ही इंडिया में हो रहा है, तो ये दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई का बिजनेस है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, इंडिया का बिजनेस है, अक्रूवल एराइज इंडिया में हुआ है, रिसीव कहाँ पे हुआ है वो नहीं दिया है, तो हम मानेंगे इंडिया में ही इनकम है, तो ये दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सिंपल सा है, जो ऑलरेडी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन अगर एक कर दोगे तो आपका एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन इंडिया बट रेंडर इन रिसीव इन कनाडा। तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन इंडिया मींस इंडिया में वो आक्रू हुआ है, एराइज हुआ है, तो इंडिया का ही मानेंगे, क्योंकि एक ही इवेंट हो गया तो मानेंगे इंडिया का है, तो यहाँ पे तो आक्रू एराइज इंडिया में हुआ है, बट रिसीव कहाँ पे हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 1 लाख हम इंडिया का ही मानेंगे, तो 1 लाख टैक्सेबल होगा
एंड यहाँ पे जो मिस्टर सुरेश रेसिडेंट के लिए कुछ भी नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, वो तो कुछ अमाउंट ही नहीं दिया है। उसके बाद चलो उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक दिल्ली। तो इंटरेस्ट हम रिसीव किए हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट ऑफ यूको बैंक जो दिल्ली का है, तो यहाँ पे हम 7,000 12,000 टैक्सेबल तो कर देंगे, ठीक है 7,000 12,000 टैक्सेबल कर देंगे, बट हमको डिडक्शन मिल जाएगा 80 DTA में। जो यहाँ पे तो 7,000 है 7,000 मिल जाएगा, बट यहाँ पे 12,000 मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 10,000। तो पहला केस में 7,000 डिडक्शन मिलेगा, दूसरा केस में 10,000 मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। एंड बट ये पहले टैक्सेबल होगा, मींस ऐड होगा पहले, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम होने के बाद हम रिड्यूस करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम आप टेंशन मत लीजिए, सब करेंगे सब करेंगे, ये तो शुरू ही है, बाकी तो देखते जाइए क्या क्या आएगा सब आगे, ठीक है हम सब करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सबर रखिए, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर यहाँ पे है 7,000 एंड 12,000 टैक्सेबल होगा दोनों, उसके बाद रिड्यूस हो जाएगा आपका 7,000 एंड 10,000 टोटल जो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम हमें लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से हम एग्रीकल्चर इनकम रिसीव कर रहे हैं। अगर कोई भी इनकम हम इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा तीनों के लिए, बट अगर बाहर इंडिया के आउटसाइड एग्रीकल्चर इनकम है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, बट ये इंडिया के अंदर है तो इसलिए वो पूरा ही एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ये पूरा ही एग्जम्प्ट हो जाएगा, दोनों के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है दोनों के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद रेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल, तो रेंट रिसीव किए हैं हाउस प्रॉपर्टी इन भोपाल, तो भोपाल से हम रेंट रिसीव किए हैं तो 1 लाख रिसीव किए हैं, 60,000 रिसीव किए हैं, बट यहाँ पे 30% डिडक्शन होगा, ठीक है 30% डिडक्शन होगा, क्योंकि रेंट मींस हाउस प्रॉपर्टी में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा 30%। एंड यहाँ पे कंप्यूटर नहीं दिया है, कंप्यूटर दिया होता तो हम डायरेक्ट ले जाते थे, बट यहाँ पे कंप्यूटर नहीं दिया है तो इसलिए 30% रिड्यूस करेंगे। 30% रिड्यूस होने के बाद ये आपका हो जाएगा 70,000 एंड ये आपका हो जाएगा 30% रिड्यूस करो 30% रिड्यूस करो तो कितना हो जाएगा 42,000 हो जाएगा। ये जो 70,000 42,000 ही हम कैलकुलेशन के लिए लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए हैं तो वो ऐड नहीं होगा, प्रीमियम पेड किए हैं तो ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये इनकम नहीं है, ये एक एक्सपेंडिचर है, ये ऐड नहीं होगा, ये एक एक्सपेंडिचर है, ये ऐड नहीं होगा, बट वो रिड्यूस होगा, ठीक है। वो कहां से रिड्यूस होगा, ये जैसे 7,000 10,000 रिड्यूस हुआ है, वैसे हम जो भी LIC को जो भी प्रीमियम पेड करते हैं जो भी स्कीम के अंदर, तो वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो 30,000 रिड्यूस हो जाएगा। तो हम इसको डिडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, मैक्सिमम 1,50,000 तक हम जब LIC में कोई भी प्रीमियम पेड करते हैं तो रिड्यूस मिल जाता है, तो यहाँ पे 30,000 तो डिडक्शन मिल जाएगा। एंड ये खर्चा है मींस एक्सपेंडिचर है, ये कभी भी ऐड नहीं होगा, इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये है टोटल क्वेश्चन, बट हम कल करेंगे, क्योंकि तेजा साहब भी बोल रहे हैं कि सर आज लेट हो गया है, तो कल हम करेंगे ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नोट में लिखकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बट उससे पहले जो भी पढ़े हैं उसको मिनिमम 2 बार रिवीजन करेंगे, 2 बार, क्योंकि रिवीजन इज द पिलर ऑफ द पास। आपको मिनिमम 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा जो भी हम पढ़े हैं, ठीक है। तो चलो हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं आज। ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं उसको 2 बार रिवीजन कर देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़े थे सेक्शन नंबर 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन नंबर 5 पढ़े थे। उसमें हम क्या देखें, टैक्स इंसिडेंस के साथ हम रेसिडेंशियल स्टेटस को देखेंगे। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए हम डिपेंड करता है आरसीसी का 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है प्लेस ऑफ अक्रूवल एंड एराइज या रिसीव, प्लेस कहाँ पे है एंड टाइम क्या है, अक्रूवल या एराइज, ठीक है। तो प्लेस, टाइम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस तीनों फैक्टर को देखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद हम टेबुलर प्रेजेंटेशन किए थे, तो पहले जो भी इनकम हम पहले 3 कॉलम में डिवाइड कर दिए। पहला है आपका रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ROR, दूसरा है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो कि RNOR, तीसरा है आपका नॉन रेसिडेंट। तो पहले जो भी इनकम हम रिसीव किए हैं या एराइज अक्रूवल हुआ है इंडिया में या डीम टू बी रिसीव अक्रूवल या एराइज हुआ है इंडिया में, वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, उसको इंडियन इनकम बोलते हैं। उसके बाद तो और एक चीज है,
जो भी रेसिडेंट है इंडिया का, नॉर्मल पर्सन, हमारे जैसे पर्सन है, हमारा जो भी ग्लोबल इनकम उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी इनकम जहां से कमाए टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे जो भी नॉन रेसिडेंट है उसके लिए ओनली इंडिया में जो इनकम कमाएगा उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ये है कॉन्सेप्ट आपको याद रखने के लिए, ठीक है। तो टैक्सेबल जो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हमारे जैसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तीनों इनकम मीन्स जहां पे भी इनकम कमाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। बट नॉन रेसिडेंट के लिए ओनली इंडिया में जो इनकम कमाएगा उसको टैक्सेबल करेंगे। बट जो आपका रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हम क्या करेंगे, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ओनली वहां पे जो भी इंडिया का इनकम टैक्सेबल तो करेंगे, बट वो जो इंडिया से मैनेज कर रहे हैं जो बिजनेस, बट बाहर है बिजनेस बट इंडिया से मैनेज कर रहे हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट चलो याद करा देते हैं। तो जो भी इनकम रिसीव एंड एक्रू एराइज और डीम टू बी रिसीव एक्रू एराइज है, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आरओआर, एनआर, एनओआर एंड एनआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद जो भी इनकम वो एक्रूअल, रिसीव्ड एंड एराइज आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो वहां पे दो सिनेरियो। पहला सिनेरियो, अगर वो बिजनेस का इनकम हम मैनेज कर रहे हैं कहां से, इंडिया से, तो वो ओनली रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा एंड अदर जो नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई बिजनेस वो मैनेज नहीं हो रहा है, इंडिया से सेटअप नहीं हुआ है, तो उसके लिए ओनली रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, जो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट ऑन टैक्स इनकम मीन्स जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ है पास्ट ईयर्स में, बट प्रेजेंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया को रेमिटेड कर रहा है, मीन्स ब्रॉट टू इंडिया, इंडिया लेके आ रहा है, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो ये था आपका पहला रिवीजन। उसके बाद चलो दूसरा रिवीजन शुरू करते हैं। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए सेक्शन नंबर 5 है एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए हम देखेंगे, डिपेंड करता है आरसीसी का 3 फैक्टर के ऊपर। पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है आपका टाइम ऑफ एक्रूअल, एराइज एंड रिसीट एंड तीसरा है आपका प्लेस ऑफ एक्रूअल, एराइज एंड रिसीट। उसके बाद हम देखे थे तीनों ग्रुप में डिवाइड किए थे। पहला है आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर। तो जो भी इनकम इंडिया में एक्रू हुआ है, एराइज हुआ है, रिसीव हुआ है या डीम टू बी एक्रू, एराइज रिसीव हुआ है, तो तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद जो भी इनकम वो आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है, एराइज हुआ है, एक्रू हुआ है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि वो बिजनेस कहां से सेटअप या मैनेज हो रहा है। तो इंडिया से अगर होगा तो आरओआर एंड आरएनओआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो मैनेज हो रहा है बाहर से, तो उसके लिए ओनली आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा, एनआर एंड आरएनआर के लिए, एनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद पास्ट ऑन टैक्स इनकम जो है तो वो एग्जाम हो जाएगा तीनों के लिए। उसके बाद आज का स्टडी टिप्स, आ जाइए आज का स्टडी टिप्स। तो आज का स्टडी टिप्स चलो डिस्कशन करते हैं। आज का स्टडी टिप्स, तो आज का स्टडी टिप्स है मेनली सेल्फ स्टडी बच्चे वाले के लिए, ठीक है। स्टडी टिप्स है सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे के लिए। तो आज का स्टडी टिप्स है सेल्फ स्टडी वाले के लिए, बच्चे के लिए। तो पर्टिकुलरली सेल्फ स्टडी वाले बच्चे जब थ्योरी पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली, तो उस समय हम थ्योरी को कैसे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल जैसे पढ़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी बुक उठाते हैं, आकर बैठ जाते हैं। तो नींद को तो आना चाहिए, वो तो आएगा, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ते हैं तो तब नींद आता है। तो इसीलिए जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको प्रैक्टिकल जैसे पढ़ेंगे। जैसे हम एक नोट ले आएंगे, ठीक है, उसमें जो भी पढ़ेंगे पहले पढ़ लेंगे थ्योरी, जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, ठीक है। तो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ेंगे एक पेज पढ़ लेना, उसके बाद जो भी याद रहेगा, जो भी याद रहे, ठीक है, उसको लिख लेना, ठीक है, नोट में लिख लेना, आपके जो भी पेन पेपर में लिख लेना, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, जो एक बार आपके मन में आ गया ना वो रह जाएगा, ठीक है। और एक पेज पढ़ने के बाद क्या क्या रहता है वो तो आपको पता चलेगा ना, मेरा कैपेसिटी क्या है, कितना रुक सकता है मेरा मन में। तो उसी हिसाब से आप पढ़ लेना एंड आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को ये इतना टाइम लगेगा ये जो पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए। वैसे आप पढ़ते रहेंगे एंड नींद आ जाएगा, सो जाओगे। उससे अच्छा होगा आप आइए एक पेन पेपर लेके चले आइए एंड बुक में एक पेज पढ़िए, उसमें आप जितना भी याद रहता है उसको लिख लीजिए पेन पेपर में। तो आपको जितना भी याद हो जाएगा ना वो पूरा याद हो जाएगा और दोबारा उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे ही पढ़िए सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, तो आपका पूरा थ्योरी पेपर हो जाएगा, बोरिंग नहीं लगेगा, नींद नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारा बच्चे बोलते हैं सर हमको जब थ्योरी पढ़ता हूँ नींद लगता है, और कोई कोई बच्चे बोलते हैं सर प्रैक्टिकल पढ़ते हैं तो नींद लगता है। प्रैक्टिकल को भी आप थ्योरी जैसे पढ़ेंगे तो नींद लगेगा ना। तो प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल जैसे पढ़ना चाहिए, टेबल के ऊपर बैठ के सॉल्व करना चाहिए। आप क्या करेंगे, बुक लेकर ऐसे बैठ जाओगे, नींद आ जाएगा ना। और थ्योरी को भी वैसे पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगा। आप लिख के जो भी पढ़ रहे हैं लिख के पढ़िए, क्योंकि
5 बार पढ़ोगे 1 बार लिखोगे वो इफेक्टिव होगा, 5 बार पढ़ने से ज्यादा इफेक्टिव। तो इसीलिए आप जब थ्योरी या प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं उसको लिख के पढ़िए। प्रैक्टिकल तो लिखते होगे बट थ्योरी को लिख के पढ़िए। 1 पेज पढ़ लीजिए, जो भी याद हो रहा है उसको लिख लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कैपेसिटी कितना है एंड ये चैप्टर मेरे को पूरा खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलता है एक नया स्ट्रैटेजी और नया कुछ पढ़ाई के साथ।